नमस्कार दोस्तों, भारत 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मना रहा है। रजत जयंती जो 25 साल होने पर मनाया जाता है। आज ही के दिन 25 साल पहले भारतीय सेना ने अपने शौर्य और साहस के दम पर भारत में घुसी पाकिस्तानी सेना और उसके घुसपैठिए को बाहर खदेड़ दिया था। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार को लद्दाख के कारगिल वार मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज लद्दाख की महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बनी है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरती है, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमृत रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। पीएम मोदी ने लद्दाख में आतंकवादियों को चेतावनी भी दी। कहा पीएम ने कि मैं वहां से बोल रहा हूं जहां से आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। उनके नापाक मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर के विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारगिल में हमने केवल युद्ध ही नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। आइए अब थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आखिर यह कारगिल युद्ध हुआ था तो इसके पीछे के क्या क्या कारण थे, और इस वीडियो के अंत तक देखने वालों को यह भी समझ में आ जाएगा कि आखिर आतंकवाद का जड़ जो है वह पाकिस्तानी सेना ही है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 25 साल पहले कारगिल के पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। 8 मई 1999 पाकिस्तान की 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिकार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की आजम चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे कुछ ही दूरी पर अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आपस में सलाह की कि क्या इन चरवाहों को बंदी बना लिया जाए। किसी ने कहा अगर उन्हें बंदी बनाया जाता है तो वो हमारा राशन भी खा जाएंगे भाई। एक तो हमारे पास पहले से ही राशन की कमी है, जो कि खुद उनके लिए भी काफी कम है। उन्हें वापस जाने दिया गया। करीब 1.5 घंटे बाद ये चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ वहां वापस लौटे। भारतीय सैनिकों ने अपनी दूरबीनों से इलाके का मुआयना किया और वापस चले गए। करीब 2 बजे वहां एक लामा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया, इतना नीचे कि कैप्टन इफ्तिखार को पायलट का बैच तक दिखाई दे रहा था। ये पहला मौका था जब भारतीय सैनिकों को भनक पड़ी कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल के पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर कब्जा जमा लिया है। लामा हेलीकॉप्टर 1960 के दशक में विकसित किया गया था। इसका डिजाइन विशेष रूप से उच्च ऊंचाई और गर्म तापमान वाली स्थितियों में ऑपरेशन के लिए किया गया था। जैसे कि हिमालयी क्षेत्र में इसकी संरचना बहुत मजबूत और हल्की होती है, जिससे यह उच्च और अधिक ऊंचाई पर भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। कॉकपिट एकीकृत और सरल होता है, जिसमें पायलट और सह पायलट दोनों के लिए पर्याप्त जगह होती है। इसकी उत्कृष्ट ऊंचाई प्रदर्शन क्षमताओं के कारण लामा हेलीकॉप्टर को हिमालय और अन्य उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बचाव कार्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। यह हेलीकॉप्टर अक्सर ऊंचाई पर स्थित निर्माण स्थलों पर मालवाहक सामग्री पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। लामा का उपयोग कृषि और वन्य जीव प्रबंधन में भी किया जाता है, जैसे कि जंगल की आग का निरीक्षण और नियंत्रण करना। कारगिल पर मशहूर किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स लिखने वाले पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड कर्नल अशफाक हुसैन ने बताया कि अगले दिन फिर भारतीय सेना के लामा हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे और उन्होंने आजम, तारिक और तस्फीन चौकियों पर जमकर गोलियां चलाई। कैप्टन इफ्तिखार ने बटालियन मुख्यालय से भारतीय हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें ये इजाजत नहीं दी गई क्योंकि इससे भारतीयों के लिए सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाएगा। आखिर उनका मकसद क्या था?
तो इसका मकसद के रूप में कहा जाता है कि सियाचिन से भारत को अलग थलग करना। दिलचस्प बात यह थी कि उस समय भारतीय सेना के प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक भी पोलैंड और चेक गणराज्य की यात्रा पर गए हुए थे। वहां उनको उनकी पहली खबर सैनिक अधिकारियों से नहीं बल्कि वहां के भारतीय राजदूत के जरिए मिली। सवाल उठता है कि लाहौर शिखर सम्मेलन के बाद पाकिस्तानी सैनिकों के इस तरह गुपचुप तरीके से कारगिल की पहाड़ियों पर जा बैठने का मकसद क्या था? उनका मकसद यही था कि भारत की सुदूर उत्तर की जो टीप है वहां पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन NH-1D को किसी तरह कट कर दिया जाए, उस पर नियंत्रण किया जाए। वो उन पहाड़ियों पर जाना चाहते थे जहां से वो लद्दाख की ओर जाने वाली रसद के जाने वाले काफिलों को आवाजाही को रोक दे और भारत को मजबूर होकर सियाचिन छोड़ना पड़े। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के चीफ मुशर्रफ को यह बात बहुत बुरी लगी थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। उस समय वो पाकिस्तान की कमांडो फोर्स में मेजर हुआ करते थे। वैसे तो उन्होंने कई बार उस जगह को खाली करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। सबसे ताज्जुब की बात थी कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इतने बड़े ऑपरेशन की हवा तक नहीं लगी। भारत के पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त और बाद में बनाई गई कारगिल जांच समिति के सदस्य सतीश चंद्र कहते हैं रॉ को इसको बिल्कुल भी भांप नहीं पाया। पर सवाल खड़ा होता है कि क्या वो इसे भांप सकते थे? पाकिस्तानियों ने कोई अतिरिक्त बल नहीं मंगवाया। रॉ को इसका पता तब चलता जब पाकिस्तानी अपने परफॉर्मेंस को आगे तैनाती के लिए बढ़ाते। इस स्थिति का जिस तरह से भारतीय सेना ने सामना किया उसकी कई हलकों में आलोचना हुई। पाकिस्तानियों का बहुत जबरदस्त प्लान था कि उन्होंने आगे बढ़कर खाली पड़े बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। वो लेह कारगिल सड़क पर पूरी तरह से हावी हो गए थे। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेफ्टिनेंट पनाग कहते हैं कि 3 मई से लेकर जून के पहले हफ्ते तक हमारी सेना का प्रदर्शन बिलो पार यानी कि सामान्य से नीचे था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पहले 1 महीने हमारा प्रदर्शन शर्मनाक था। उसके बाद जब 8वीं डिवीजन ने चार्ज लिया और हमें इस बात का एहसास होने लगा कि उस इलाके में कैसे काम करना है, तब जाकर हालात सुधरना शुरू हुए। निश्चित रूप से ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि एक तो पहाड़ियों में आप नीचे थे और वो ऊंचाइयों पर थे। ये उसी तरह हुआ कि आदमी सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ है और आप नीचे से चढ़कर उसे उतारने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी दिक्कत थी उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी। तीसरी बात यह थी कि आक्रामक पर्वतीय लड़ाई में हमारी ट्रेनिंग भी कमजोर थी। अब सवाल उठता है कि भारत के तरफ से कारगिल युद्ध के वक्त पर 8वीं डिवीजन कौन थी? भारतीय सेना के 8वीं माउंटेन डिवीजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस डिवीजन की कमान मेजर जनरल मोहिंदर पुरी के हाथों में थी। 8वीं माउंटेन डिवीजन को एक प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें उन्हें कारगिल सेक्टर में घुसपैठियों को खदेड़ने और भारतीय क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का लक्ष्य था। 8वीं माउंटेन डिवीजन को कारगिल के द्रास, बटालिक और मुस्को सेक्टर में तैनात किया गया था। इस डिवीजन ने टोलोलिंग, टाइगर हिल और अन्य महत्वपूर्ण चोटियों को पुनः प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8वीं माउंटेन डिवीजन का उद्देश्य घुसपैठियों की आपूर्ति लाइनों को काटना और उनकी पुनः आपूर्ति को रोकना था। कारगिल युद्ध में 8वीं माउंटेन डिवीजन की महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी साहसिक कार्रवाई ने युद्ध के परिणाम को बदलने में मदद की। उनके रणनीतिक और साहसिक प्रयासों की वजह से भारतीय सेना ने घुसपैठियों को सफलतापूर्वक खदेड़ने में कामयाबी हासिल की। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी बार बार दोहराया कि उनकी नजर में ये बहुत अच्छा प्लान था जिसने भारतीय सेना को खासी मुश्किल में डाल दिया था। मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा, भारत ने इन चौकियों पर पूरी ब्रिगेड से हमला किए जहां हमारे सिर्फ 8 या 9 सिपाही तैनात थे। जून के मध्य तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। भारतीयों ने खुद माना कि उनके 600 से अधिक सैनिक मारे गए और 1500 से अधिक जख्मी हुए। हमारी जानकारी ये है कि असली संख्या लगभग इसकी दोगुनी थी। असल में भारत में हताहतों की बहुत बड़ी तादाद के कारण ताबूतों की कमी पड़ गई थी और बाद में ताबूतों का एक घोटाला भी सामने आया था। जून का दूसरा हफ्ता खत्म होते होते चीजें भारतीय सेना के नियंत्रण में आने लगी थी। मैंने उस समय भारतीय सेना के प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक से पूछा कि इस लड़ाई का निर्णायक मोड़ क्या था। मलिक का जवाब था तोलोलिंग पर जीत। वो पहला हमला था जिसे हमने कोऑर्डिनेट किया था,
ये बहुत बड़ी सफलता थी कि हमारी 4-5 दिन तक ये लड़ाई चली। ये लड़ाई इतनी नजदीक से लड़ी गई कि दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और वो दोनों पक्षों के सैनिकों को सुनाई भी दे रही थी। जनरल मलिक कहते हैं, हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, हमारी बहुत कैजुअलिटी हुई। 6 दिनों तक हमें भी घबराहट सी थी कि क्या होने जा रहा है, लेकिन जब वहां जीत मिली तो हमें अपने सैनिकों और अफसरों पर पूरा भरोसा हो गया कि हम इन्हें काबू में कर लेंगे। कारगिल पर एक पाकिस्तानी जवान को हटाने के लिए चाहिए थे 27 जवान। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? यह लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई, जहां करीब 1700 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा के करीब 8 या 9 किलोमीटर अंदर घुस आए। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक मारे गए और 1363 जवान आहत हुए। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, फौज में एक कहावत होती है कि माउंटेन इट्स ट्रूप्स, यानी कि पहाड़ सेना को खा जाते हैं। अगर जमीन पर लड़ाई हो रही हो तो आक्रामक फौज को रक्षा फौज का कम से कम 3 गुना होना चाहिए, पर पहाड़ों में यह संख्या कम से कम 9 गुनी और कारगिल में तो 27 गुनी होनी चाहिए। मतलब अगर वहां दुश्मन का एक जवान बैठा है तो उसको हटाने के लिए आपको 27 जवान भेजने होंगे। भारत ने पहले उन्हें हटाने के लिए पूरी डिवीजन लगाई और फिर अतिरिक्त बटालियंस को बहुत कम नोटिस पर इस अभियान में झोंक दिया। मुशर्रफ आखिर तक कहते रहे कि अगर पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व ने उनका साथ दिया होता तो कहानी कुछ और होती। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, भारत ने अपनी वायुसेना को शामिल कर एक तरह से ओवर रिएक्ट किया। उसकी कार्रवाई मुजाहिदीनों के ठिकानों तक ही सीमित नहीं रही, उन्होंने सीमा पार कर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर भी बम गिराने शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि हमने पाकिस्तानी जमीन पर उनका एक हेलीकॉप्टर और 2 जेट मार गिराए। ये सही है कि शुरुआत में भारत को अपने 2 मिग विमान और हेलीकॉप्टर खोने पड़े, लेकिन भारतीय वायुसेना और बोफोर्स तोपों ने बार बार और बुरी तरह से पाकिस्तानी ठिकानों को हिट किया। नसीम जेहरा अपनी किताब फ्रॉम कारगिल टू द कू में लिखती है कि ये हमले इतने भयानक और सटीक थे कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों का चूरा बना दिया। पाकिस्तानी सैनिक बिना किसी रसद के लड़ रहे थे और बंदूकों का ढंग से रख रखाव न होने की वजह से वो बस एक छड़ी बनकर रह गई थी। भारतीयों ने खुद स्वीकार किया कि एक छोटे से इलाके पर सैकड़ों तोपों गोलेबारी उसी तरह से थी जैसे अखरोट को किसी बड़े हथौड़े से तोड़ा जा रहा हो। कारगिल लड़ाई में कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी का मानना है कि कारगिल में वायुसेना की सबसे बड़ी भूमिका मनोवैज्ञानिक थी। जैसे ही ऊपर से भारतीय जेटों की आवाज सुनाई पड़ती, पाकिस्तानी सैनिक चूहे की तरह टहल जाते और इधर उधर भागने लगते। जून के दूसरे सप्ताह से भारतीय सैनिकों को जो मूवमेंट मिला वो जुलाई के अंत तक जारी रहा। आखिरकार नवाज शरीफ को युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शरण में जाना पड़ा। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 4 जुलाई 1999 शरीफ के अनुरोध पर क्लिंटन और उनकी बहुत अप्रिय परिस्थितियों में मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मौजूद क्लिंटन के दक्षिण एशियाई मामलों के सहयोगी ब्रूस राइडिल ने अपने एक पेपर अमेरिकाज डिप्लोमेसी एंड 1999 कारगिल समिट में लिखा, एक मौका ऐसा आया जब नवाज ने क्लिंटन से कहा कि वो उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं। क्लिंटन ने रूखेपन से कहा कि यह संभव नहीं है। ब्रूस यहाँ नोट्स ले रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस बैठक में हमारे बीच जो बातचीत हो रही है उसका दस्तावेज के तौर पर रिकॉर्ड रखा जाए। राइडिल ने अपने पेपर में लिखा है, क्लिंटन ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप बिना शर्त अपने सैनिक नहीं हटाना चाहते तो यहाँ न आए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे पास एक बयान का मसौदा पहले से ही तैयार है जिसमें कारगिल संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को और वहां की सरकार को ही दोषी ठहराया जाएगा। ये सुनते ही नवाज शरीफ के चेहरे पर झाइयां उड़ने लगी थी। उस पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य तारिक फातमी ने फ्रॉम कारगिल टू कू पुस्तक की नसीम जेहरा को बताया कि जब शरीफ क्लिंटन से मिलकर बाहर निकले तो उनका चेहरा निचुड़ चुका था। उनकी बातों से हमें लगा कि उनमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी। उधर शरीफ क्लिंटन से बात कर रहे थे। टीवी पर टाइगर हिल पर भारत के कब्जे की खबर फ्लैश हो रही थी। ब्रेक के दौरान नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को फोन कर पूछा कि क्या यह खबर सही है? अभी जो इंटरनेशनल न्यूज पर यह दिखाया जा रहा है कि भारत ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया है, क्या यह सही है? लेकिन अपने किस मुंह से मुशर्रफ कंफर्म करते? जो बड़े बड़े ख्वाब देखकर मुशर्रफ ने कारगिल पर
चोरों की तरह घुसपैठ कर लिया था। आखिर वह किस मुंह से एक्सेप्ट करता कि उसका सारा प्लान फेल हो गया और भारतीय जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के सभी गीदड़ सैनिकों को मार मार कर वहां से भगाकर दोबारा से टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया है। फोन के दूसरे तरफ नवाज शरीफ बार बार इस सवाल को दोहरा रहा था, लेकिन मुशर्रफ ने इसका खंडन नहीं किया। कारगिल युद्ध में जब जनरल मुशर्रफ के फोन से भारत को एक अहम जानकारी मिली, जिसके वजह से पाकिस्तान बिल्कुल ही नतमस्तक हो गया। 26 मई 1999 को रात 9:30 बजे भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक के सिक्योर इंटरनल एक्सचेंज फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के सचिव अरविंद दबे थे। उन्होंने जनरल मलिक को बताया कि उनके लोगों ने पाकिस्तान के 2 चोटी के जनरलों के बीच एक बातचीत को रिकॉर्ड किया है। उनमें से एक जनरल बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी है, वहां से बातचीत में शामिल था। फिर उन्होंने उस बातचीत के अंश पढ़कर जनरल मलिक को सुनाए और कहा कि इसमें छिपी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जनरल मलिक कहते हैं 3 दिन बाद रॉ ने इन दोनों के बीच एक और बातचीत रिकॉर्ड की, लेकिन इस बार उसे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस या मुझसे साझा करने के बजाय उन्होंने ये जानकारी सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दी। 2 जून को जब मैं प्रधानमंत्री वाजपेयी और ब्रजेश मिश्रा के साथ नौसेना के एक समारोह में भाग लेने दुबई गया, तो लौटते समय प्रधानमंत्री ने मुझसे ताजा इंटरसेप्ट के बारे में पूछा। तब जाकर ब्रजेश मिश्रा को एहसास हुआ कि मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं। वापस लौटते ही उन्होंने इस गलती को सुधारा और मुझे इस बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट भेज दी। ये घटना बताती है कि लड़ाई के समय भी हमारा खुफिया तंत्र जानकारियों को सबके साथ ना बांटकर चोटी के चुनिंदा लोगों तक पहुंचा रहा था, ताकि टफ बार में उनका दबदबा रहे। टेप को नवाज शरीफ को सुनाने का फैसला किया गया। 1 जून तक प्रधानमंत्री वाजपेयी और सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को ये टेप सुनाए जा चुके थे। 4 जून को भारत ने इन टेपों को उनकी ट्रांसक्रिप्ट के साथ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सुनवाने का फैसला किया। अगर मुशर्रफ की बातचीत को रिकॉर्ड करना भारतीय इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, तो उन टेपों को नवाज शरीफ तक पहुंचाना भी कम बड़ा काम नहीं था। सवाल उठा कि इन संवेदनशील टेपों को लेकर के कौन जाएगा इस्लामाबाद। इसके लिए मशहूर पत्रकार RK मिश्रा को चुना गया, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। उन्हें भारत बुलाकर ये जिम्मेदारी दी गई। इस डर से कि कहीं इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर उनकी तलाशी न ले ली जाए, उन्हें डिप्लोमेट का दर्जा दिया गया, ताकि उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल सके। उनके साथ भारतीय विदेश मंत्रालय से संयुक्त सचिव विवेक काटजू भी गए। RK मिश्रा ने सुबह 8:30 बजे नाश्ते के समय नवाज शरीफ से मुलाकात कर उन्हें वो टेप सुनाया और उसकी ट्रांसक्रिप्ट उनके हवाले की। मिश्रा और काटजू उसी शाम ये काम पूरा कर दिल्ली वापस आ गए। इस यात्रा को इतना गुप्त रखा गया कि कम से कम उस समय इसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। सिर्फ कोलकाता से छपने वाले अखबार टेलीग्राफ ने अपने 4 जुलाई 1999 के अंक में प्रणय शर्मा की एक रिपोर्ट छापी, जिसका शीर्षक था दिल्ली हिट्स शरीफ विद आर्मी टेप टॉक। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने इस टेप को नवाज शरीफ को सुनाने के लिए विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक काटजू को इस्लामाबाद भेजा था। रॉ के पूर्व अतिरिक्त सचिव बी रमन ने 22 जून 2007 को आउटलुक पत्रिका में लिखे एक लेख रिलीज ऑफ कारगिल टेप मास्टरपीस और ब्लंडर में साफ कहा कि नवाज शरीफ को टेप सुनाने वालों को साफ निर्देश थे कि वो उस टेप को उन्हें सुनाकर वापस ले आए, उन्हें उनके हवाले ना करें। मिश्रा ने बाद में इस बात का खंडन किया कि उन्होंने यह काम किया था। विवेक काटजू ने भी कभी सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की। इसके सबके पीछे भारतीय खेमे, जिसमें रॉ के सचिव अरविंद दबे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा और जसवंत सिंह शामिल थे। की सोच ये थी कि इन सबूतों से 2-4 होने और इस आशंका के बाद कि भारत के पास इस तरह के और टेप हो सकते हैं, कारगिल पर पाकिस्तानी नेतृत्व और दबाव में आ जाएगा। इन टेपों के नवाज शरीफ द्वारा सुन लिए जाने के बाद करीब 1 हफ्ते बाद 11 जून 1999 को विदेश मंत्री सरताज अजीज की भारत यात्रा से कुछ पहले भारत ने एक संवाददाता सम्मेलन कर इन टेपों को सार्वजनिक कर दिया। इन टेपों की सैकड़ों कॉपियां बनवाई गई और दिल्ली स्थित हर विदेशी दूतावास को भेजी गई। भारतीय खुफिया समुदाय के लोग अभी भी ये बताने में कतराते हैं उन्होंने इस काम को कैसे अंजाम दिया।
पाकिस्तानियों का मानना है कि इस काम में या तो CIA या फिर मोसाद ने भारत की मदद की। जिन्होंने इन टेपों को सुना उनका मानना है कि इस्लामाबाद की तरफ की आवाज ज्यादा साफ थी, इसलिए संभवतः इसका स्रोत इस्लामाबाद रहा होगा। कारगिल पर बहुचर्चित किताब फ्रॉम कारगिल टू द कू लिखने वाली पाकिस्तानी पत्रकार नसीम जहरा अपनी किताब में लिखती हैं, अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से इतनी संवेदनशील बातचीत खुले फोन पर करके जनरल मुशर्रफ ने यह सबूत दिया कि वो किस हद तक लापरवाह हो सकते हैं। इस बातचीत ने सार्वजनिक रूप से यह सिद्ध कर दिया कि कारगिल ऑपरेशन में पाकिस्तान के चोटी के नेतृत्व का किस हद तक हाथ है। दिलचस्प बात यह है कि अपनी बेबाक आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में परवेज मुशर्रफ इस घटना से साफ कन्नी काट गए और इस बातचीत का कोई जिक्र ही नहीं किया। हालांकि बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में भारतीय पत्रकार MJ अकबर को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इन टेपों की असलियत को स्वीकार किया। इन टेपों को नवाज शरीफ के सुनाए जाने के करीब एक सप्ताह बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज दिल्ली पहुंचे तो पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रेस काउंसलर बहुत ही परेशान मुद्रा में दिल्ली हवाई अड्डे के VIP लॉन्ज में उनका इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में कम से कम 6 भारतीय समाचार पत्र थे, जिसमें मुशर्रफ अजीज बातचीत का हेडलाइन में छापा गया था। जसवंत सिंह ने अजीज से बहुत ठंडे ढंग से हाथ मिलाया। इन टेपों से दुनिया और खास तौर से भारत में यह धारणा मजबूत हुई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कारगिल संकट में सीधा हाथ नहीं था और उनको सेना ने कारगिल अभियान की जानकारी से महरूम रखा था। भारत के खुफिया हलकों में कुछ जगह इन टेपों को सार्वजनिक करने की आलोचना भी हुई। मेजर जनरल VK रॉ के अतिरिक्त सचिव रहे और उस पर चर्चित किताब इंडिया द एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लिखा था। उन्होंने बताया, ये पता नहीं इन टेपों को सार्वजनिक कर भारत को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से कितने ब्राउनी पॉइंट्स मिले, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को इसके बाद इस्लामाबाद और बीजिंग के उस खास उपग्रह लिंक का पता चल गया जिसको रॉ ने इंटरसेप्ट किया था। इसको उसने तुरंत बंद कर दिया। इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि अगर वो लिंक जारी रहता तो हमें उसके बाद भी कितनी और महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होती। लेकिन दूसरी तरफ रॉ के पूर्व अतिरिक्त सचिव बी रमन का मानना था कि इन टेपों को सार्वजनिक करना मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे बड़ा नमूना था। इसने हमारी सेना के उस दावे को पुख्ता किया कि घुसपैठिए पाकिस्तानी सेना के रेगुलर सिपाही हैं, ना कि कोई जिहादी, जैसा कि बुजदिल और कायर की उपाधि से नवाजे गए पाकिस्तान के सेना के जनरल मुशर्रफ बार बार कह रहे थे। इस जानकारी से अमेरिका को इस फैसले पर पहुंचने में भी आसानी हुई कि पाकिस्तान ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है और उन्हें हर हालत में भारत की भूमि से हटना चाहिए। इन टेपों ने पाकिस्तानी लोगों के बीच पाकिस्तानी सेना और मुशर्रफ की विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में ला दी। आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो कारगिल पर मुशर्रफ की सुनाई झूठी कहानी को सिरे से खारिज करते हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इन टेपों को सार्वजनिक करने की वजह से ही दुनिया का पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और उसे कारगिल से अपने सैनिक हटाने पड़े। लेकिन तब तक पाकिस्तान के लिए बहुत देर हो चुका था। भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचा चुका था और आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी भी खुलकर पाकिस्तान सेना पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करते। हाँ, यह बात अलग है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल लोग अपने सेना से डरते बहुत हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही यानी कि पाकिस्तान बनने के शुरुआत में ही बहुत सी ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से अब वहां की सेना उनके कंट्रोल से बाहर हो गई है। इसलिए पाकिस्तानी सेना जब चाहे पाकिस्तान में तख्ता पलट कर सकती है, जिसे चाहे उसे सत्ता पर बिठा सकती है। तो दोस्तों, यह था कारगिल दिवस से संबंधित आर्टिकल। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।